Hello everyone, once again विद्यास करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए ये बता दें कि हम विद्यास करियर में 10th के साइंस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जो कि सभी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. अगर इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए तो समझो कि हम काफ़ी कुछ अच्छा कर जाएंगे. ठीक है, अगर वाकई में अच्छे मार्क्स पाना है तो इसके लिए हम थोड़ा सिंसियर होकर वीडियो को जरूर देखें, सारी चीज़ें समझें. हमारे लिए ये चैप्टर्स जो है एंड होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखे अभी तक के वीडियोस लेक्चर्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. आप चाहते हैं नोट्स तो वहाँ पर सारे नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे, डाउनलोड लिंक मिल जाएगी नोट्स की. इवन वहाँ पर आपको एक फैसिलिटीज़ भी मिलेगी. डाउनलोड अगर नोट्स करते हैं तो आपको 1-to-1 अगर डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा. उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना है. ठीक है, तो बने रहें, वीडियो को देखें. हम आज का जो अपना चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट. ठीक है, तो देखें, इन्वायरमेंट मतलब हम सभी को पता है कि जहां हम रह रहे हैं, हमारा राइट साइड का जो एटमॉस्फेयर है वो सब हमारे लिए क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और उनके साथ में देयर फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि नॉन लिविंग चीजें आती है. आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प के साथ में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. और क्या कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिशन साइकिल, ये सारी चीजें चल रही, वही इकोसिस्टम है. जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर अगर समझाऊं आपको कि हम क्या करते हैं जनरली, कि नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया. अब नाइट्रोजन गैस, जो भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, प्लांट की हेल्प लेते हैं. हम यहाँ पर जनरली किसकी हेल्प ले रहे हैं, प्लांट की हेल्प ले रहे हैं. प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. तो उनके रूट नोड्यूल्स जो कि क्या कर रहे हैं, जनरली जो राइजोबियम वगैरह का आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं. प्लांट ने नाइट्रोजन दे दी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, नाइट्रोजन देने का काम करेंगे हमें. जैसे मूंगफली हो गया, तो वो नाइट्रोजन हमने यूज करी, हमने अपना प्रोटीन बनाया, इस्तेमाल कर लिया, और जो वेस्टेज है उसको बाई प्रोडक्ट, बाय वेस्टेज के रूप में हमने यूरिन के साथ में सिक्रीट कर दिया. तो यूरिन में हमारे लिए जो नाइट्रोजन थी वो वापस एटमॉस्फेयर में आ गई. देन ये साइकिल कंटिन्यू चल रहा है. तो आप देखें, लिविंग है और नाइट्रोजन हमारे लिए एबायोटिक है. इन द सेम वे आप ऑक्सीजन का देख लो, है ना. तो ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक्चुअल में एबायोटिक कंपोनेंट है, और हम लोग क्या है, लिविंग है. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं कि इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो चल रहा है, साइकिल चल रहा है. यही हमारे लिए इकोसिस्टम है. ये टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है ना, डिपेंड करता है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोसीजर इन इकोसिस्टम. नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन कौन है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. वो सारे ग्रीन प्लांट, या फिर यूं बोल दो कि जो प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बनाने का काम कर रहे हैं, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, कि वो वहां से अपना न्यूट्रिशन या नरिशमेंट ऑब्टेन कर सकें. सारे ऑटोट्रॉप्स कैटेगरी में आएंगे. वो सारे हमारे लिए क्या है, प्रोड्यूसर्स होंगे. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ द, या बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द सनलाइट. एग्जांपल ग्रीन ग्रास, एल्गी, ये सारे इसमें आ रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ पर ये समझ लें कि ये करते क्या एक्चुअल में, सनलाइट को क्या करेंगे, ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे. ठीक है, केमिकल एनर्जी का जो मॉलिक्यूल जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 हमारे लिए एक तरह से क्या है, ग्लूकोज है. तो ये हमें कन्वर्ट करके दे रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूल बना दिया उन्होंने, केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हम बोल रहे हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द डिकम्पोजिशर्स, स्टेट द रोल ऑफ इन द इन्वायरमेंट. डिकम्पोज मतलब याद आपको केमिस्ट्री आना चाहिए. यहाँ पर डिकम्पोज होना मतलब किसी चीज को तोड़ने का काम कर रहे थे यहाँ पर. तो डिकम्पोजिशर्स वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि फंगी हो गए या बैक्टीरिया हो गए. वो क्या करते हैं एक्चुअल में, ब्रेक डाउन, मैंने अभी आपको बोला था, तोड़ने का काम करते हैं.
तो ये सब क्या कम कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं डेड प्लांट्स का या डेड एनिमल्स का इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ताकि उनको नरिशमेंट भी मिल जाए और एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाए। आप देखते होंगे गाय या कुत्ता या और कोई से ऐसे जानवर जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए हों, तो 10, 15, 20 रोज, 1 महीने बाद धीरे 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 क्या होते हैं, सड़ने लगेंगे, और सड़ने के बाद में क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे वहां से। तो वो ब्रेकडाउन हो रहा है एक्चुअल में, देखा जाए तो उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, उनमें जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब वापस से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसका यूज कर रहे हैं और वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रहे हैं जो भी गैसेस वगैरह है। तो ये एक रिसाइकल का काम चल रहा है। तो यही चीज है कि ये क्या करते हैं, दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल एंड मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ये बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं इकोसिस्टम में, जो भी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में वापस पहुंचा देंगे और इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करेंगे। तो ये हेल्प कर रहे हैं एक्चुअल में, इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बोला जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्लीन करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन विद द 4 ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल से मतलब ये हो गया कि हम कौन कौन से लेवल पर एनर्जी सोर्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सीधा वही खाना बनाने का काम करते हैं। बाकी जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, ठीक है। चाहे आप गाय या भैंस का दूध पी रहे हैं तो वो दूध एनर्जी नहीं दे रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो गाय या भैंस ने भी क्या किया, प्लांट को खाया, प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी ली थी, प्रोड्यूसर था वो, तो उसने एनर्जी बनाई और उसके बाद फिर वो गाय खा रही है और वही एनर्जी हम तक ट्रांसफर हो रही है। तो हर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया कि अगर प्लांट के पास में 1000 अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उसका 10% 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी गाय को मिलेगी और उसका दूध पी रहे हैं तो वो एनर्जी 10% हम लोगों को मिलेगी। 100 का 10%, 10 मतलब 10 हमें मिलेगी। तो इस तरीके से ओनली 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझे कि डिफरेंट स्टेप्स इन द फूड चेन्स वेयर द ट्रांसफर द फूड एंड द एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स। मतलब ये देखें अलग अलग स्टेप्स है जहां पर एनर्जी और फूड ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पर। जैसे कि क्या, ग्रास से शुरू किया, क्यों, क्योंकि इसने सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रोडक्शन करा। मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स है। पहली कैटेगरी यानी 1 डिग्री वाला जो काम आता है वो सब किस में आता है, प्रोड्यूसर्स में आता है, कि ये प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद फिर क्या आ रहे हैं, हेट्रोट्रॉप्स आ रहे हैं। ये सारे हमारे लिए ऑटोट्रॉप्स थे, प्लांट्स की वगैरह ये सब किस में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स में। उसके बाद सारे हेट्रोट्रॉप्स में चले जाएंगे। तो ग्रास होफर किसको खा रहा है, ग्रास होफर चारे को खाएगा, ठीक है। खेत वगैरह में हम देखते हैं ना, खेती वगैरह जहाँ पे हो रही है वहां पर चारा वगैरह ये सब खाने का काम करेगा। ग्रास होफर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर फ्रॉग ग्रास होफर को खा सकता है, हालांकि वो चारे वगैरह के उसमें रहता है, तो ग्रास होफर को भी खा रहा है। फिर स्नेक इस फ्रॉग को खा रहा है। तो आप देखें कि एनर्जी एक्चुअल में सनलाइट से बनाई थी ग्रास ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ग्रास होफर टू फ्रॉग टू स्नेक ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, और एनर्जी हमेशा 10% ही ट्रांसफर होगी। ये चीज भी ध्यान रखना, हालांकि आगे आएगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिटर्स इन द इकोसिस्टम। अभी अपनों ने ऊपर समझा था कि डिकम्पोजिटर्स का क्या रोल था, वो एक्चुअल में साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोल रहे थे। ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स, डिकम्पोजिटर्स क्या कर रहे हैं, break down the complex organic matter of the dead plants and the animals into the simple substance। डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट को, फॉर्म को वो सिंपल फॉर्म में या सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, वो सॉइल में वापस रिसाइकल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर द प्लांट, ताकि अगले प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स का यूज कर सकें। इस तरीके से वो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, जिसको हमने ये बोला था कि इकोसिस्टम को एक्चुअल में वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाई आर सम सब्सटेंस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, कितनी बार आया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। भाई जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, और जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं वो सब हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जिनमें कार्बन अवेलेबल है वो सारे बायोडिग्रेडेबल में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या, सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब्सटेंस को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू द हार्मलेस सब्सटेंस, जो ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करें जो एनवायरमेंट या इकोसिस्टम को नुकसान न करे, तो वो सारे बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। जैसे वेजिटेबल, पील्स, पेपर, ये सब हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। और वो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि
सिंपल फॉर्म में तोड़े नहीं जा सकते हैं, या यूं कह दें कि जिनसे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, हार्मलेस सब्सटेंस में तोड़े नहीं जा सकते हैं, तो वो सारे हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, मेटल्स वगैरह, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया है ये भी, जहां पे बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लें और समझ लें कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक द पेस्टिसाइड DDT in the bodies of organisms at each successive trophic level in a food chain is called the biological magnification। आप देखें कि वह प्रोसेस जो कि क्या कर रही है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम कर रही है। किसके कॉन्सेंट्रेशन को, हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में बात कर रहे हैं, केमिकल में बात कर रहे हैं, जैसे कि क्या पेस्टिसाइड्स हो गए या DDT हो गए। पेस्टिसाइड्स हम खेती में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खेतों में यूज करने वाली चीजें हैं। तो ये क्या करते हैं, इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे जा रहा है, ये उस हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी क्या करती जा रही है, जो कह रहे हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, उनको भी ट्रॉफिक लेवल में इनरोल करती चली जा रही है। यही जनरली क्या कहला रहा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहला रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल DD कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम द वाटर, DDT का हमने जनरली क्या किया, पानी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, हमने DDT का छिड़काव किया मच्छर को मारने के लिए और किसी पर्पज पर। अब वो पानी क्या होगा कि प्लांट लेंगे, तो DDT केमिकल जो था वो प्लांट में चले गया, उस प्लांट को फिश ने खाई, तो वो DDT का जो केमिकल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि नुकसानदायक था फिश में चले गया, फिश को बर्ड ने खाई तो वो कहाँ चले गया, बर्ड में चले गया। यही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लिविंग वर्ल्ड में इनरोल्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। क्या होगा कि अगर हम सारे ही एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दें। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट प्राइमरी हमारे लिए कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, ये सब हमारे लिए कौन आ रहे हैं, ये सब हमारे लिए जनरली हेट्रोट्रॉप्स हैं, और यही केवल हमारे लिए ऑटोट्रॉप। अब बोल रहे हैं इनमें से किसी भी एक लेवल को हम पूरी तरह से खत्म कर दें तो क्या होगा। इफ ऑफ all the organisms of one trophic levels are removed, the food chains will be disturbed, food chain disturb हो जाएगा। मतलब हमने बोला कि सेकेंडरी प्राइमरी को खा रहे हैं, टर्शरी सेकेंडरी को खा रहे हैं, तो सेकेंडरी अगर हमने हटा दिए तो ये तो हमारे लिए खुद ब खुद भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ नरिशमेंट मिलेगा नहीं। जो ऐसे होंगे कि जो यहाँ भी कंज्यूम कर सकते हैं, यहाँ भी कंज्यूम कर सकते हैं प्लांट को भी, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी जो 100% सेकेंड लेवल पर डिपेंड थे, जिसको हमने हटाया, तो फूड चेन डिस्टर्ब हो गया और वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल विल ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नेक्स्ट लेवल विल डाई ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। अगले लेवल वाले क्या हो जाएंगे, फूड की कमी के कारण मृत्यु हो जाएगी, उनकी इकोसिस्टम पूरी तरह से हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वी लॉस्ट द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहले हम हमेशा प्राइमरी लेवल पर प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉप्स को ही क्यों रखते हैं। उसका कारण ये कि वो प्रोड्यूसर्स है ना, वो केवल अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जो सनलाइट को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बाकी तो सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स तो सीधा केमिकल एनर्जी ही यूज करते हैं, सनलाइट एनर्जी को यूज करना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो ये सबसे पहले जनरली एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये दे प्रोवाइड द एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इनको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि काव और भैंस का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि काव एंड बफेलो से वी आर गेटिंग द मिल्क, तो वो मिल्क हमें एनर्जी दे रहा, तो मिल्क कहीं गाय या काव ने नहीं बनाया, एक्चुअल में वो उन्होंने भी क्या खाया था, प्लांट खाया था जो कि प्रोड्यूसर था, उसने एनर्जी दी, 10% एनर्जी आगे फ्लो होते होते हम तक पहुंची। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि वो हम फर्स्ट कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्यों, बिकॉज द प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर्स, है ना, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, जो कि हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, जो कि उनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उस पिगमेंट की बेसिस पर जनरली वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने की बेसिस पर वो फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम्स यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों है,
क्योंकि देखो प्लांट को खाया बकरी ने या गाय ने, उसके दूध को हमने पिया, तो अब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। ऐसा हम कोई सा प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है जो हमारे द्वारा बनाया गया हो और वो गाय खा ले, और गाय ने जो प्रोडक्ट बनाया वो प्लांट खा ले, पॉसिबल नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर हम तो रोज गाय को रोटी डालते हैं। अरे भाई तो रोटी डालने वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका कोई सा प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी ने बनाया हो, अंदर कुछ प्रोडक्ट बना हो जो गाय खा ले, संभव नहीं है ना। तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो एनर्जी जैसे कि क्या सन से आई प्रोड्यूसर्स में यानी प्लांट्स में जितने भी ऑटोट्रॉप्स हो गए, प्रोड्यूसर्स आई कंज्यूमर में जिसमें हम सब आ जाते हैं कंज्यूम करने वाले। अब कंज्यूमर अगर मर गए तो वो डिकम्पोजिटर्स वापस एटमॉस्फेयर में निकाल देंगे। तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनली भी होगी। ईच स्टेप सम एनर्जी इज लॉस्ट एज द हीट, है ना, कुछ हर स्टेप में एनर्जी का कुछ अमाउंट हीट फॉर्म में लॉस्ट होता है। लॉस्ट एनर्जी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, वो वापस से रीयूज नहीं की जा सकती है ना, तो कैन नॉट बी रीयूज्ड बाय द प्लांट्स। Hence the energy flow is unidirectional, एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनली होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी कैप्चर्ड की जाती है प्लांट से द्वारा वो कितना है परसेंट है, तो ओनली अबाउट द 1% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप देखो प्लांट्स केवल सनलाइट का 1% अमाउंट ही जनरली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज एनर्जी फ्लो इन दिस इकोसिस्टम सेट टू फ्लो ऑफ द 10% लो। देखो अभी मैं आपको पिछले 2-3 बार बोल चुका हूं कि 10% आगे बढ़ता है, 10% आगे बढ़ता है, उसका यहाँ पर कैलकुलेशंस भी दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ओनली 10% एनर्जी अवेलेबल एट द वन ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से केवल 10% एनर्जी का ही अमाउंट अवेलेबल होता है जो अगले ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच सके, बाकी लॉस हो जाएगा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या प्लांट्स ने बनाई थी एनर्जी, तो उसके पास 1000 जूल थी, सपोज ये कह रहे हैं 1000, एक एग्जाम्पल है। उस प्लांट को खाया गोट ने, तो आप यहाँ पर 1000 का कितना निकालना है हमको, 10% निकालना है। तो ये 10% हमने कैलकुलेट किया तो कितना निकल कर आ गया 100। तो ये 100 बकरी को मिला। अब इस बकरी को अगर इंसानों ने खाया तो 100 का फिर 10% निकाल लो, 100 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना बचेगा, केवल 10%। तो 10% इंसानों तक है, मतलब केवल रिमेनिंग 10% अगले नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए इसको 10% लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज फॉर कंसर्न। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज की तरफ ध्यान देना। ठीक है, ओजोन को कंसर्न करने की जरूरत है क्योंकि ओजोन ही हमें यूवी रेस से, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने का काम कर रही है, जो सीधे सीधे स्किन कैंसर या अलग अलग तरह के डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में अपर लेयर जो है ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर का काम है फिल्टर, वो छलनी का काम कर रहा है, सारी अल्ट्रावायलेट रेस को वहीं रोक ले रहा है और हम तक केवल फिल्टर पहुंचा रहा है, यानी यूवी रेस हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो ओजोन लेयर जनरली क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, यानी वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने अभी बताया फिल्टर करने का काम कर रही है, वहीं रोक लिया यानी एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अगर यही ओजोन लेयर जो हमारे लिए फायदे का काम कर रही है, उसका अगर आपने डिप्लीशन कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया या उसमें छेद हो गए, तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचने लगेगी, अर्थ तक पहुंचने लगेगी, जिसके कारण क्या होने लगेगा, स्किन कैंसर होने लगेगा, ऐसे कैटरेक्ट्स होने लगेगा, आंखों की बीमारी है जो कि डैमेज द क्रॉप्स होने लगेगी, एक्वेटिक लाइफ भी हमारे लिए डैमेज होने लगेगी, तो ये सब नुकसान होने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ज्यादा जरूरी है ओजोन पर ध्यान देना। हमें कोई से ऐसी चीजें या ऐसे CFC यूज नहीं करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन लेयर में डिप्लीशन का कारण बने। ठीक है, यही दे रखा है कि कॉजेज क्या है ओजोन लेयर के। तो मेन कॉजेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जिसको बोलते हैं ना, व्हाट इज द CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन,
फ्लोरीन और कार्बन, ये CFC होते हैं जनरली, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में जनरली इसका यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, एरोसोल स्प्रे में इसका यूज किया जाता है। तो हमें इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम से कम करना चाहिए ताकि हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से रोक सकें। ठीक है, तो ओजोन लेयर में डिप्लीट होने का सबसे मेन कारण यही है, CFC। अब क्या होने लगा है कि जनरली CFC के प्लेस पर जनरली वहां पर क्या यूज होने लगे, HFC यूज होने लगे हैं। HFC मतलब क्लोरीन को हटा दिया और हाइड्रोजन यूज होने लगे हैं, HFC। जनरली डिप्लीशन का कारण क्लोरीन ही है। एक अकेला क्लोरीन रेडिकल कितने ही अमाउंट ऑफ ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है, जनरली ओजोन O3 को जनरली वो इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये वापस से फिर क्लोरीन यहाँ से फिर फ्री हो जाएगा, पहले बॉन्डिंग कर लेगा और फ्री होगा, फिर वापस ये दूसरे ओजोन के पास में चले जाएगा। तो ऐसे कई क्वांटिटी में एक अकेला एटम ऑफ क्लोरीन क्या कर देगा, कई ओजोन के मॉलिक्यूल को डिप्लीट करने में कैपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ऐसे वेस्टेज जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, तो उन वेस्टेज का क्या प्रॉब्लम है, ये कह सकते हैं कि क्यों जरूरी है कि हमको उनका यूज कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट कॉजिंग द पोल्यूशन, इकट्ठे होते रहते हैं। आप देखो कूड़ा कचरे में पॉलीथीन वगैरह कितने ही सालों तक भी पड़ी रहेगी तो वैसी ही पड़ी भी रहेगी, सड़ते गलते नहीं है, तो वो इकट्ठे होते रहेंगे, पॉल्यूशन करेंगे इन्वायरमेंट में। फूड चेन में अगर इंटर हो गया कॉजिंग द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फूड चेन में जैसे कितनी गाय बकरा बकरी क्या कर लेती है, खाने के साथ में हमने कचरा फेंका थैली में, वो छिलके वगैरह सब्जियों के फेंके, वो पॉलीथीन उनके पेट में चली गई। कितने ही केमिकल्स ऐसे, जिसको हम वही तो बोल रहे थे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ऊपर समझा के ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का लिविंग बींग्स के अंदर चले जाना, या कहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में चले जाना, वही हमारे लिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे DDT का एग्जाम्पल लिया था वहां पर। ऐसे ही हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, इकोसिस्टम को बैलेंस को अनबैलेंस कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे इकोसिस्टम को। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है नॉन बायोडिग्रेडेबल की। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। तो हम जनरली आर्स यूज कर सकते हैं। देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हम जो भी मटेरियल है अगर उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, सब्जी भाजी की दुकान पे जाते हैं तो एक्स्ट्रा पॉलीथीन मांगते हैं कि भैया थैली दो। हम जब से घर से अपना झोला लेकर जाते हैं, लेकिन हम उस झोले में सब्जी लेकर नहीं आएंगे, हम सामने वाले को बोलेंगे भैया हमारे को सब्जी दो पॉलीथीन में। तो पहले तो हम अगर कम कर सकते हैं जो यूज, उसको कम करें, रिड्यूस करें। गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट चलाती है समय समय पर। ठीक है, ऐसे ही रिड्यूस करा मतलब यूज हमने कम कर लिया उसको। दूसरा है कि रीयूज, अगर हमारे पास है तो उसको फेंको मत कि अगली बार फिर ले आएंगे, उसको वापस यूज कर सकते हैं ना, या चलो उस काम में नहीं तो कहीं दूसरे काम में यूज कर लें, तो उसको रीयूज कर सकते हैं। दूसरा रिसाइकल। आप देखो भंगार वाले आते हैं, प्लास्टिक के सारे आइटम लेकर जाते हैं, फैक्ट्रीज में चले जाते हैं, वो सारे आइटम वापस उनको गला दिया जाता है और उससे नए प्रोडक्ट वापस बन जाते हैं, रिसाइकल हो रहा है उनका। ठीक है, ऐसे यूजेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। उन मटेरियल का इस्तेमाल करो जो कि बायोडिग्रेडेबल है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं तो नुकसान होगा नहीं। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेज। एक प्रॉपर जगह पर हम, या वेस्टेज जैसे अब हर जगह पर नगर पालिका से या नगर निगम से गाड़ी आती है कचरे वगैरह के लिए आती है, तो हम प्रॉपर वे में जनरली कचरा उसमें डालें। वहां पर भी गीला कचरा सूखा कचरा हमको वेरिएशन दिए जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक डिस्पोजल मेथड लाइक द कंपोस्टिंग एंड द इंसर्सेशन। साइंटिफिक मेथड यूज किया जाना चाहिए, जैसे कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए यूज की जाती है, ऐसे इंसर्सेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो साइंटिफिक वे में हमें डिस्पोजल के लिए सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना इन चीजों को डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, हमको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वही बोलूंगा कि अब ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, इसलिए हम क्या करें कि अच्छे से पढ़ाई करने पर फोकस करें। ठीक है, देन अगेन आई से कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड्स फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीन सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।